हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज मयंक शुक्ला। मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल मयंक पीसीएम क्लासेस। तो आज हम लेके आ गए क्लास 12th सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5th। और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक फिनिश कर रखा है। तो अगर जिसने उस लेक्चर को नहीं देखा है, पहले जाके उस लेक्चर से विजिट करो और फिर आके इस लेक्चर पे ध्यान दो। तो निकाल लो कॉपी और पेन, लगा दो खूबसूरत सी हेडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अरे सर फ्रिज की याद आ गई। हाँ बेटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैं बताता हूँ। तो बेटा देखो, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी substance at which the vapor pressure of its liquid state is equals to the vapor pressure of its सॉलिड स्टेट। बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से समझो। डेफिनेशन से तो डर लग रहा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एक सॉलिड स्टेट होती है और उसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, बेहतरीन। देखो बेटा, जैसे मैंने एक बीकर लिया जिसमें एक वाटर, क्या है बच्चों, एक वाटर, एक पानी है सर। एक पानी क्या होता है, देखो बच्चों इसमें वाटर है और ये वाटर कौन सा है, ये प्योर वाटर, प्योर पानी। और बेटा दूसरा बीकर है, इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने आइस ले लिया। तो आइस को कैसे ऐसे बना दें, इसमें मैंने आइस ले लिया। तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, भाई वाटर की सॉलिड फॉर्म आइस है। अब जरा देखो बेटा, जो आइस होता है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर लगभग 4.56 होता है। टॉर का मतलब mmHg। तो इतना वेपर प्रेशर है आइस का। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया पानी की सॉलिड स्टेट, यानी आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो फ्रीज में रखा था तब उसका टेम्परेचर 4.56 टॉर था। ये है हमारा पानी। पानी को मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। 25 डिग्री मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, केमिस्ट्री और फिजिक्स कहती है बेटा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी था इसका वेपर प्रेशर लगभग 24 mmHg था, 24 टॉर। ठीक है, 24 टॉर का मतलब या लगभग अप्रॉक्स तो ये 23.8 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 टॉर, 23.8 यानी 24 टॉर। अब देखो बच्चों, यहाँ ये लिक्विड स्टेट है, ये क्या है बच्चों, ये लिक्विड स्टेट है और ये इसी की क्या है, सॉलिड स्टेट। ध्यान से समझना, ध्यान से बच्चों,
ये लिक्विड है वाटर और उसी के सॉलिड स्टेट ये है। अब हम क्या करेंगे, हम बेटा इसका टेम्परेचर गिराना स्टार्ट करेंगे, कम करना, डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। 25 से 24, 20, 15 और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा। और जैसे जैसे बेटा हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, जो होता है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे हम घटाएंगे वेपर प्रेशर घटेगा। तो टेम्परेचर हम घटा रहे थे, वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था, और हमने फाइनली देखा कि किसी एक टेम्परेचर पे, मान लीजिए T डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये तो जायज़ सी बात है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मान के चलते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पानी का 24 टॉर से वेपर प्रेशर कितना हो गया, 4.56 टॉर। तो मैंने फाइनली क्या बोला कि इस टेम्परेचर पे लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है? तो बेटा वही लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट, एट विच, देखो इस पे ये टेम्परेचर, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी पे तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो 24 टॉर था वो कितना हो गया, 4.56 टॉर। तो वो कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है सबको? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। यानी पानी का वेपर प्रेशर, मैंने टेम्परेचर गिराना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होता गया, 24 से 22 हुआ, 20 हुआ, फिर धीरे धीरे कम होते होते मैंने देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइनली वेपर प्रेशर 4.56। तो देखो बच्चा पार्टी, देखो बच्चा पार्टी, हम इसको समझते हैं एक ग्राफ से। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन और यहाँ पे वेपर प्रेशर। अब जरा देखो बेटा, हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ग्राफ एक किसका, सॉलिड का। देखो बेटा, जैसे वाटर था तो वाटर की करस्पॉन्डिंग सॉलिड फॉर्म क्या हो गई, आइस, क्योंकि जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग सॉलिड फॉर्म बनती है आइस। ऐसे हर एक सॉल्वेंट की एक करस्पॉन्डिंग सॉलिड फॉर्म होगी जो कि उसको फ्रीज करने पे मिलेगी। तो हम किसी भी सॉल्वेंट की एक सॉलिड फॉर्म का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, इतने टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर उसी सॉलिड का, जैसे आइस का मान लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर घटेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, वेपर प्रेशर घटता गया घटता गया घटता गया। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों सॉलिड का ग्राफ। किसी भी सॉल्वेंट का करस्पॉन्डिंग सॉलिड हो सकता है, ये किसी का नाम नहीं है। अब देखो बेटा क्या किया मैंने, अब हमने एक सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट यहाँ। अब प्योर सॉल्वेंट का इतने टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर। अब ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट, अब वाटर, लेट अस सपोज दैट वाटर नहीं मानेंगे वरना 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाना पड़ेगा। कोई भी सॉल्वेंट है तो उसका हम डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करते 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 और थोड़ा ऊपर लेट कर लो बेटा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हम जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर घटा रहे थे, वेपर प्रेशर घट रहा था सर। ये देखो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर घटाते गए वेपर प्रेशर घटता गया, इतना टेम्परेचर इतना वेपर प्रेशर, इतना टेम्परेचर इतना वेपर प्रेशर, इतना टेम्परेचर सर, कहानी तो बड़ी अलग हो गई। ये देखो बच्चों, इतने टेम्परेचर पे, यानी ये क्या है, ये TF नॉट है। देखो बेटा, इस टेम्परेचर पे ये देखो, ये पॉइंट जो है यहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, इसी टेम्परेचर पे, जो ये टेम्परेचर था मेरा, इस टेम्परेचर पे इतना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। अब हमने इसी प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल मिलाया। तो नॉन वोलेटाइल जब मैंने मिलाया तो उसका उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा।
क्योंकि वेपर प्रेशर, क्योंकि भाई जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऊपर बैठ जाएगा तो नीचे वालों को जाने नहीं देगा ऊपर, तो फिर वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो बेटा इसका भी वही कहानी कि डिक्रीज करना मैंने स्टार्ट किया तो टेम्परेचर घटाते रहे, ग्राफ कुछ जाके यहाँ कट किया। अब देखो इस टेम्परेचर पे देखो ये क्या था, ये सॉल्यूशन था, क्या था भैया, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अभी देखो बेटा अभी हम एक्सपेरिमेंटली भी समझाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था जिसके पास, तो उसका जो है, अब देखो इस पॉइंट पे इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया सॉलिड के, यानी ये हो गया TF। क्या हो गया बच्चों, ये TF, ये ठीक है। तो फाइनली चेंज कितना हुआ, इतना, डेल्टा TF, ठीक है। अब देखो और ज़्यादा अगर नॉन वॉलेटाइल डाल दें तो ये वह जाके निगेटिव में चला जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बढ़ाएंगे ये आके निगेटिव में आ जाएगा, और डालेंगे नॉन वॉलेटाइल तो और डिक्रीज करेगा, तो ये जाके और निगेटिव हो जाएगा। यानी जैसे जैसे नॉन वॉलेटाइल मिला रहे हैं उसका वेपर प्रेशर घटता जा रहा है, समझ में आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता जा रहा है, वेपर प्रेशर भी घट रहा है, साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। आ गया समझ में सबको। तो यहाँ पे देखो बच्चों डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, कौन ज़्यादा है यहाँ पे, कौन ज़्यादा है, TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था और इसका क्या हो गया, और कम करना पड़ा हमें, तो TF नॉट माइनस TF। अब देखो बेटा समझो, अच्छा अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सर एग्जाम्पल से समझाइए। देखो बेटा अगर हम जैसे लेट अस सपोज दैट मैंने वाटर लिया और वाटर के साथ में मैंने एक और बीकर लिया, इसमें था मेरा वाटर, तो वाटर जो था, वाटर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अपनी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर लेता है वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया इस वाटर को, प्योर वाटर था बेटा, और ये किस में आ गया, आइस की फॉर्म में आ गया, ठीक है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस की फॉर्म में आ गया। अब देखो अगर इसी वाटर में हम मिला दें नॉन वॉलेटाइल यानी साल्ट मिला दें, ठीक है, ये हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें बच्चों नॉन वॉलेटाइल भी मिला हुआ है, यानी पानी प्लस NaCl। अब देखो बच्चों इसको अगर अपनी सॉलिड फॉर्म में जाना है, इसको अगर अपने सॉलिड फॉर्म में जाना है तो बच्चों ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। यानी हो सकता है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका काम नहीं चलेगा, इसका काम बेटा ये हो सकता है माइनस में कुछ चला जाए, माइनस में T डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों बेटा, अब ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी और NaCl है। बेटा ध्यान से समझो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा। देखो यहाँ पे वाटर तो इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है अपने सॉलिड फेस में, बट NaCl जो पानी के अंदर मैंने डाल दिया तब वो और ज़्यादा टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है सॉलिड फेस में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा जो इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl के मॉलिक्यूल नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल जो है मेरा बेटा नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल की वजह से ही कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है बेटा, ग्राफ से तो हमें समझ में आ रहा है, बट बेटा इसका रीज़न ये है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लिक्विड फेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि बेटा NaCl हैज़ मोर हाई सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड फेस, क्योंकि बेटा वो वाटर में ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल है, वाटर में अच्छे तरीके से रह रहा, बढ़िया खूबसूरती से रह रहा, क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जब उसको हम सॉलिड फॉर्म में करेंगे तो NaCl तो सॉलिड फॉर्म में जा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई वो तो सॉलिड होगा नहीं, वो तो फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज कौन होगा, फ्रीज कौन होगा बेटा, फ्रीज होगा सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो वाटर जब फ्रीज होगा तो NaCl उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो वो ट्रैप होना नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि हम अपनी स्टेट लिक्विड से
वाटर को लिक्विड से सॉलिड में जाने दे। इसी वजह से वो क्या करेगा, फ्रीज का अपोज करेगा, जिस वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा देखो एक एग्जांपल देख, जैसे एक कैदी है जेल में बंद है और उसके बहुत सारे साथी हो गए अंदर, शादी नहीं बेटा साथी हो गए, बहुत कुछ सारे सर कैदी के साथी, हाँ बेटा कैदी के भी बहुत सारे साथी हो गए। अब कैदी के साथी, कैदी आराम से 10 साल से उसी में रह रहा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कैदी की। अचानक जेलर का ऑर्डर आया कि उस कैदी को उठा के दूसरे जेल में ले जाओ, तो कैदी दूसरे जेल में तो जाना नहीं चाहेगा अपने साथियों को छोड़कर, तो वो जाने का अपोज करेगा, बट उसको ज़बरदस्ती उसमें बंद किया जाएगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो एज कंपेयर देन वो कैदी ही है NaCl, क्योंकि NaCl वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में स्टेबल था लिक्विड फेस में, और वो जब सॉलिड फेस में लिक्विड अपने सॉलिड फेस में कन्वर्ट होगा तो NaCl तो सॉलिड फेस में कन्वर्ट होना नहीं चाहता, इस वजह से वो वाटर को भी फ्रीज होने से रोकेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी हमें कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, बोलो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और माइनस में टेम्परेचर देना पड़ेगा। आ रहा है, एनी प्रॉब्लम? अब जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए तुम्हें एक वाटर दिया गया, एक लीटर की बोतल पानी की और 1 लीटर की बोतल शरबत की, शुगर सोल्यूशन। अरे सर तो हम सब शुगर सोल्यूशन पी जाएंगे, नहीं बेटा पीना नहीं है, दोनों को हमको फ्रीज में रखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या किसी और टेम्परेचर पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे मैंने रखा, पानी क्या हुआ, पानी तो फ्रीज हो गया, बट मैंने देखा कि जो सोल्यूशन था वो फ्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर है, शुगर वाटर के लिक्विड फेस में ज़्यादा स्टेबल है, वो नहीं चाहते कि वाटर फ्रीज हो जाए, इस वजह से उसका अपोज करेगी और उसको माइनस में टेम्परेचर देना पड़ेगा, या फिर उसमें ज़्यादा देर में वो फ्रीज होगा। समझ आ रहा है बच्चों सबको? एनी प्रॉब्लम? हटा दे इसको, उसको हटा देते हैं एग्जाम्पल। तो देखो बच्चा, अब देखो इसके आगे हम इसका डेरिवेशन समझेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स। तो बेटा देखो डेरिवेशन में वही जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट का किया था, एज सेम करना है बिल्कुल। तो यहाँ देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ TF नॉट क्या था बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या था बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। क्यों? मोलालिटी के ही क्यों होता है सर? बेटा मोलालिटी के इसलिए होता है क्योंकि मोलालिटी ही एक टर्म होता है कंसंट्रेशन का, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच रिलेशन दिखाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। तो यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और यहाँ पे KF को क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, यही तो होता था। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूट लिख दे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख दें, W भी लिख दें। ठीक है, इन kg। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से बेटा डेल्टा TF की खूबसूरत सी कहानी आएगी, KF इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन मोलर मास MA
सोल्यूट का, ए का मतलब सोल्यूट, ए सोल्यूट, और बच्चों बी क्या है, सॉल्वेंट। याद ऐसे कर सकते हो क्योंकि बी बड़ा है तो सॉल्वेंट है, ए सोल्यूट है तो छोटा है। तो यहाँ पे डब्लू बी, अगर इसको हम ग्राम में करें बच्चों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको आ रहा है समझ में? तो ये ग्राफ सबको समझ में आया। अगर हम मान लीजिए इसमें और ज़्यादा डालते कि नॉन वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल और ज़्यादा कर देते तो बेटा और ज़्यादा कम हो जाता। समझ आ रहा है? चलो इसको रफ कर दो बेटा, रफ कर दें, रफ कर दें, छाप लो, छाप लो। चलो ठीक, अब हेडिंग लगा दो, यूनिट ऑफ टीएफ, यूनिट ऑफ टीएफ। तो यूनिट क्या है बच्चों? यूनिट देखो, यूनिट ऑफ केएफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा मैंने अभी पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। तो डेल्टा टीएफ की यूनिट केल्विन, केएफ पता नहीं, एम मोल्स पर केजी, ठीक है। तो केएफ इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। यही यूनिट केबी की भी थी, केबी केएफ दोनों को यूनिट सेम है। बेटा डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम इफ एम इज इक्वल टू 1 मोलालिटी 1, यानी 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब जिसकी मोलालिटी 1, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, केएफ के। तो बेटा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट, ठीक है। यानी यूनिट मोलालिटी में, यूनिट मोल यानी 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे बेटा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, पीछे वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। बेटा बच्चों हर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और बेटा डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, और बेटा इसकी वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है। याद नहीं करनी, रटना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और कराते हैं हम न्यूमेरिकल्स। छाप लो बच्चों, चलो 1 2 3, ओके। अब देखो न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सर न्यूमेरिकल्स कर। हाँ बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नीट 2010 में आ चुका है बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट, मोलर मास बेटा दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है कितना, 250 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। 250 ग्राम मोल इनवर्स dissolved in 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन तो सारा सुना नहीं, बेंजीन तो सुना होगा ना बच्चों, C6H6 बेंजीन। इफ द
KF ऑफ बेंजीन, KF का मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड। ऑप्शन नंबर ए 0.2, ऑप्शन नंबर बी 0.3, ऑप्शन नंबर सी 0.4, ऑप्शन नंबर डी 0.5। देखो बेटा सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास WA कितना दिया हुआ है बेटा 1 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट WA इक्वल टू 1 ग्राम। मोलर मास बेटा WMA, मोलर मास तो MA होता है ना बच्चा, सोल्यूट का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। वाज डिजॉल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट का मास कितना है बेटा 51.2 ग्राम। ठीक है। इफ द KF ऑफ बेंजीन, KF का मतलब KF दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड, कितना कम हुआ, कितना लोअर हुआ, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है WA इंटू KF इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। ठीक है। अभी पढ़ा है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू रखो बच्चों। देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू WA कितना है बच्चा 1 इंटू KF कितना है, KF कितना है 5.12 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे MA की वैल्यू कितनी बच्चा, MA की वैल्यू 250 इंटू WB कितना है 51.2। ठीक है। देखो मारो इससे ये कैंसिल, यहाँ तो 0 से 0 मरा, इस 0 से ये 0 मरा, फिर 512 से 512 मरा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2/5 सर 0.0, 5 4 जा 20। तो डेल्टा TF की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 0.4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी वाला। इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, इतनी सरल आए तो मैं बहुत तीर मार दूंगा। तो बेटा इतने ही सरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान दो। हाँ बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन 10% बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज freezing point 269.15 Kelvin। calculate the 10%, calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of water is 273.15 Kelvin। ठीक है। और यहाँ पे बेटा मोलर मास दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है मोलर मास ऑफ सुक्रोज का मोलर मास दिया हुआ है 342 एंड ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है 180। बेटा यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है बट अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो फॉर सुक्रोज सोल्यूशन, क्यों बच्चा, क्योंकि कह रहा है अ सॉल्यूशन 10% बाई मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज है 10% बाई मास, तो बेटा देखो 10% बाई मास मीन्स 10% सुक्रोज present in 90 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा जहाँ पे अगर मुझे 10% दिया हो, इसका मतलब हो गया कि 10% सॉल्यूट होगा, बाकी का 90% सॉल्वेंट होगा। अगर कहीं दिया हुआ है कि 20% बाई मास, तो इसका मतलब 20% सॉल्यूट एंड बाकी का 80% सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि 10% बाई मास यानी 10% बाई मास, तो भाई हमारा सोल्यूट का मास कितना हो गया 10 ग्राम सुक्रोज का। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ WB ये कितना हो गया बेटा 90 ग्राम। और तुम्हें क्या पता है बेटा, MA पता है। MA का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई शुगर का 342। ठीक है, 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इतना तो पता है हमें। फिर क्या कह रहा है, कह रहा सॉल्यूशन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट 269.15। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चा। आ सॉल्यूशन 10% बाई मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट इतना, तो यानी तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TF कितना दिया हुआ है 269.15 केल्विन। ठीक है, 269.15 केल्विन ये दिया हुआ है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। फिर कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड कंडीशन 10% ग्लूकोज। तो बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखो इसमें भी WA कितना है बेटा 10 ग्राम। बोलो बच्चों बचा क्या, WB कितना है बच्चों 90 ग्राम। समझ आ रहा है, यस सर। उसके बाद क्या बचा भैया, सब कुछ तो पता है सर। MA की वैल्यू बच्चों इसके लिए कितनी है 180 ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है TF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF इंटू 1000 इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। बोलो यही फॉर्मूला लिखवाया था अभी। तो यहाँ से बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है TF। तो यहाँ तो TF कहीं है नहीं, तो बेटा यहाँ से फॉर्मूला डेल्टा TF पढ़ा होगा, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और वाटर के लिए बेटा TF नॉट की वैल्यू गिवन है तुम्हें कितनी 273.15। तो अगर बेटा कहीं से हमें डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ TF नॉट की वैल्यू रख देंगे, ये TF मिल जाएगा मुझे। तो सबसे पहले हम यहाँ TF नॉट की वैल्यू पता, डेल्टा TF की वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, WA पता, WB पता, MA पता क्या नहीं KF। और KF बेटा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता, मैंने बताया था। तो KF तो इस कंडीशन का सेम होगा, क्योंकि भाई वाटर दोनों केस में है सॉल्वेंट। तो पहले यहाँ KF की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो बच्चों KF की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा TF कितना है बच्चों, डेल्टा TF कितना है निकाल लो यहाँ से। डेल्टा TF नहीं पता तो डेल्टा TF निकाल लो। तो डेल्टा TF बेटा निकालो यहाँ से। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, वहाँ सॉल्व कर देंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा TF नॉट माइनस TF। तो यहाँ से TF नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, TF नॉट की वैल्यू 273.15 माइनस TF की वैल्यू बच्चों कितनी है, TF की वैल्यू ये है 269.15। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 केल्विन यहाँ रख दो। तो पहले मुझे क्या निकालना, KF निकालना। तो KF के टर्म में फॉर्मूला निकालो, तो आ जाएगा डेल्टा TF इंटू MA
और इंटू डब्ल्यू बी और अपान 1000 इंटू डब्ल्यू ए। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, इसमें फॉर्मूला रख दो, ज़रा वैल्यू रखो इस बच्चे फॉर्मूले में। तो यहाँ से बच्चों तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से के एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ कितना 4, एम ए की वैल्यू कितनी बच्चों, एम ए की वैल्यू कितनी 342 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी बच्चों 90 अपान यहाँ देखो 1000 और यहाँ से डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना बच्चों, डब्ल्यू ए की वैल्यू 10। तो यहाँ से 10 से 10 मरा, ठीक है। और कुछ जाएगा बेटा यहाँ से 250, ठीक है। तो ये 342 और कुछ मरेगा बेटा, और कुछ मरेगा 2 से, तो ये 125 और है बेटा 171, ठीक है। तो आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 3 6 9 1 जा 9 6 15 और अपान 125, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारी के एफ की वैल्यू आ गई। के एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो के एफ की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो यहाँ देखो बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितनी है बेटा 1539 अपान, थोड़ा नीचे लिखते हैं तो और समझ में आएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना है बेटा 1539 अपान कितना है 125 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए कितना है बच्चों 10 ग्राम अपान एम ए कितना है 180 इंटू डब्ल्यू बी कितना है बच्चों 90, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो 0 से 0 मरा और यहाँ पे बेटा 125, 25 से 25 5 जा 125, 25 4 जा यहाँ 40 आ गया। 0 से 0 मरा तो 4, अब देखो 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना आ गया, यहाँ लिख दें। तो देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 41, 2 7 जा 14, 4 1, 2 1 जा 2 और 3 3 42 और 5 9 जा 45, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके बाद हम इसको डिवाइड करा देंगे बेटा। तो इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7.6, ठीक है। डिवाइड करा लो 7.6 आएगा। तो अब देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तुम्हें डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 7.6 इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट कितना है बेटा 273.15 माइनस टी एफ। तो यहाँ से बच्चों टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, टी एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी बच्चों, इसको इधर भेज दो। तो टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 273.15 माइनस 7.6, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लगा दो जो कि नीट में आ चुका है, 2005 में आया। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ फॉलोइंग खत्म हो रही है बच्चों, इफ के बी एंड के ऑफ फॉर वाटर और 0.512 एंड 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट दी या फिर व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
बच्चों निकालो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए 6.54, ऑप्शन नंबर बी -6.54, ऑप्शन नंबर सी 0.653, ऑप्शन नंबर 4 -0.653। ठीक है, देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी टीबी मुझे पता है, टीबी की वैल्यू कितनी है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ केबी एंड केएफ, केबी की वैल्यू कितनी बच्चों 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और केएफ की वैल्यू बच्चों कितनी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का हमें मोलालिटी दी नहीं गई, तो मोलालिटी इक्वली होगी क्योंकि हमें कोई कंडीशन दी नहीं है। ठीक है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दोनों केस में सेम है, तो सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बेटा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था के एफ इंटू एम पढ़ा था, और इसी तरीके से डेल्टा टी एफ टी बी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों के बी इंटू एम, बोलो भाई, डिवाइड करेंगे एम से एम मर गया, सर डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों इतना तो समझ में आया होगा सबको, सबको आया, अच्छा चलो अब देखो बच्चों यहाँ से तुम्हें क्या पता है, के एफ पता, के बी पता, डेल्टा टी बी भी पता, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है टी बी नॉट टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का घट जाता है। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे टी बी माइनस टी बी नॉट, और अगर कहीं डेल्टा टी एफ होता तो आ जाता बेटा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का कम हो जा रहा है, यहाँ सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी कितना है बेटा, टी बी तुम्हें गिवन है 100.18 माइनस टी बी कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो भाई, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो बेटा, तो डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू डेल्टा टी बी की वैल्यू बेटा 0.18 अपॉन के बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.512। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हो तुम, तो आंसर बच्चों वही आएगा कितना 0.653, करके देख लेना बच्चों 653 ही आएगा पॉइंट। ठीक है, तो हाँ तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था टी एफ, तो कुछ नहीं करना बच्चों, टी एफ डेल्टा टी एफ कितना होता है बच्चों, टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सर मास्टर जी, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो यहाँ से टी एफ की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, टी एफ माइनस का टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नॉट। क्यों रख रहे हो यार, ऐसे रखो, यहाँ पे रखो, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.653 इज इक्वल टू टी एफ नॉट कितना है बच्चों, टी एफ नॉट कितना है, टी एफ नॉट कितना है
टी एफ नॉट तो सर पता नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों, माइनस टी एफ। तो आंसर टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.653, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, माइनस हम अलग से लगाते हैं ब्लू पेन से। समझ में आया बच्चों। टी एफ नॉट की वैल्यू हमेशा वाटर के लिए कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, दिस इज अ राइट आंसर। तो यहाँ तक हमने आज ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।